सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अब स्टोरी राइटिंग बड़ी एक समस्या है सारे एस्पिरेंट्स जो एसएसबी के लिए जाते हैं उनके लिए। तो स्टोरी को बहुत आसान तरीके से समझेंगे और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है स्टोरीज लिखते समय, आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, है ना। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। जैसा कि बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इमेजिनेशंस आर द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। व्हाट यू इमेजिन is like what you desire. You imagine what you desire and you will what you imagine. Finally, you create what you will. ये बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही थी कि क्रिएशन की शुरुआत होती है इमेजिनेशन से और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है आपके इमेजिनेशन का टेस्ट। जब आप आर्म फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर जाना चाहते हैं तो आपकी इमेजिनेशंस, आपकी क्रिएटिविटी ये बहुत मायने रखती हैं। अब चलो, स्टोरी लिखने से पहले एक और ज़रूरी बात, ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमको। कर्नल पंकज मल्होत्रा और मैं यानी कि कैप्टन एसके सिंह, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अभी तक नाम यूज़ करके या एडमिशन इस तरीके से जो ले रहे हैं। कोई भी यंगस्टर जो एसएसबी के लिए जाते हैं, प्लीज़ डोंट गेट मिसगाइडेड बाय एनीवन। आई एंड कर्नल पंकज मल्होत्रा आर सोली वर्किंग विद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो अब किसी दूसरी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी अगर हमारे नाम से कोई चीज़ ऐसे कोई कहता है कि नहीं जी वो अभी ले रहे हैं क्लासेस या वो आते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भ्रमित नहीं होना। चलो, आज इस स्टोरी में ऐसा समझते हैं कि जब आप एक कहानी लिखते हैं तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो आपकी कहानी पढ़ते हैं उसमें 5 ज़रूरी चीज़ों को वो देखते हैं कहानी के अंदर। पहली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो। सिंस यू पीपल आर आस्क्ड टू राइट एन इमेजिनरी स्टोरी, आप लोगों को ये कहा गया कि आप एक काल्पनिक कहानी लिखो, एक इमेजिनरी कहानी लिखो। पिक्चर जो दिखाई गई है उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको आप एक काल्पनिक कहानी के आधार पर बुनेंगे। तो हर काल्पनिक कहानी का एक मुख्य किरदार होता है जिसको हम हीरो कहते हैं। जेंडर फर्क नहीं पड़ता है, वो हीरो जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसी पिक्चर दिखाई गई और कैसी कहानी आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो, कि आपने हीरो उस पिक्चर में किसको चुना, उनको क्या नाम दिया, किस जगह से आपके हीरो आते हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो के अंदर, है ना। तो हीरो किसको चुना, उनका नाम क्या रखा है आपने, किस जगह से आ रहे हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है। ये सब चीज़ें आपके पहले पार्ट में जो आप लिखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्टोरी जब शुरू होती है तो ये सब चीज़ें आप लिखते हैं। और अगर मान लीजिए 3 किरदार आपको दिखाए गए हैं तो उनमें से आप मुख्य किरदार किसको चुनते हैं ये भी देखा जाएगा इसके अंदर। तो ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो। नीड ऑफ हीरो। अब दूसरी चीज़ क्या देखी गई कि आपने जिसको हीरो चुना है उनकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत का मतलब किस काम को आप उनसे कराने वाले हैं, वॉट वर्क यू आर गोइंग टू असाइन टू योर हीरो या मेन कैरेक्टर। आप अपने मुख्य किरदार को क्या काम दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है आखिर। और फिर तीसरी चीज़ आई प्रेस ऑफ नीड। अब देखो क्या है प्रेस ऑफ नीड, मतलब हर ज़रूरत का कुछ ना कुछ दबाव होता है आपके दिमाग में। जब हमारी ज़रूरतें होती हैं तो उन ज़रूरतों के कुछ कारण होते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए एसएसबी में जा रहे हैं, आपको आर्म फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनना है, तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग ज़रूरत होती है, अलग अलग कारण होते हैं। आपसे सामान्य तौर पर पूछा भी जाता है इंटरव्यू में
कि यू हैव अ ब्राइट करियर आउटसाइड बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर करियर इन आर्म फोर्सेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप क्यों फौज में आना चाहते हैं, क्यों ऑफिसर बनना चाहते हैं फौज में? सर्विस एंट्री वाले जितने लोग जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी सर्विस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सैलरी भी दे रही है। तो फिर भाई अब उसके बाद आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, आप उस नौकरी से कमीशन रैंक में आना चाहते हैं, क्या कारण हो सकता है? तो हर व्यक्ति के पास अपने अपने कारण है और उस कारण का कुछ दबाव भी होता है अपने दिमाग में, यह हमेशा ध्यान रखें। वो जो प्रेस ऑफ नीड है, जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी या उस पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये प्रेस ऑफ नीड सबसे ज़्यादा मदद करती है किसी साइकोलॉजिस्ट को आपकी कहानी में आपके व्यक्तित्व को परखने के लिए। अब ये प्रेसेस क्या होती हैं, ये दबाव क्या हो आपके दिमाग में? दबाव 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है लक्षण, आदत। तो ये आप पाना चाहते हो, ये एक ऐसा प्रेस है जो पॉजिटिव प्रेस माना जाता है कि आप कोई काम करते हो तो वो आपके लक्षण हैं, वो आपके बिहेवियर में खुद पे खुद शामिल है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, वो काम आप बड़ी खुशी से करते हैं। ये एक पॉजिटिव प्रेस है किसी भी व्यक्ति का। इसके लिए एक अलग से थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे कभी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आपका सबसे बेहतर प्रेस माना जाता है। फिर दूसरा प्रेस क्या होता है? ये होता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब आपके अंदर काम करने से पहले जो उत्सुकता आती है, बेचैनी जो होती है आपके अंदर। अब ये बेचैनी क्या है? बहुत बड़ी भीड़ वो होती है जिसके अंदर वो बेचैनी डर की वजह से होती है। आपके अंदर एसएसबी में कुछ कर दिखाने का जोश है, क्यों? क्योंकि बैक ऑफ माइंड से इलेक्शन चल रहा है, वो एंग्जाइटी है ना। आप साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा उथल पुथल अंदर शुरू होती है आपके मन में, आपके दिमाग में। वो क्या है? वो डर पैदा हुआ आपके दिमाग में कि कल इम्तिहान देना है, कल एग्जामिनेशंस में अपीयर होंगे, एंड समहाउ इफ आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट आउट, तब क्या होगा? तो वो जो डर है, काम करने से पहले का जो डर आपके दिमाग में आता है, जिसको बहुत सारे लोग उत्सुकता कहते हैं, मगर वो उत्सुकता भी डर की वजह से ही आ रही है, वो है एंग्जाइटी। और तीसरा होता है प्रेस, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? जो लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को या अपने पास्ट को कैरी करते हैं आगे तक, कि मान लीजिए पास्ट में कुछ बहुत अच्छा हो गया आपके साथ, तो आप उस अच्छाई को कैरी कर रहे हैं। कुछ बुरा हो जाता है किसी के साथ तो वो उस बुरे वक्त को कैरी करता है। अब ये पुराने समय को कैरी करना ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होने वाली है, खास करके आर्म फोर्सेस में तो ऐसा ही होगा। अब जो लोग कल अच्छा किए थे, अगर वो आज उसको कैरी करेंगे तो वो केयरलेस हो सकते हैं, वो थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा हुआ तो दे आर कॉन्फिडेंट। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती हैं चीज़ें फिर, कि अब तो अच्छा हुआ है तो अच्छा होता रहेगा। कॉन्शियस नहीं रह जाते, कंसर्न नहीं रह जाते हैं वो काम के प्रति, और वो लापरवाही में चले गए। ये रिटेंशन का नुकसान। अच्छा हुआ था पीछे, लेकिन आज गड़बड़ हो रही है क्योंकि वो रिटेंशन। और कल अगर कुछ बुरा हो गया, आज अच्छा करने का मौका है आपके पास, लेकिन लोग क्या करते हैं? उस नेगेटिव चीज को कैरी करते हैं दिमाग में, और फिर आगे आकर के वो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, और फिर उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो दिखना शुरू होता है। वो मायूस नजर आते हैं आज, क्योंकि कल बुरा हुआ था। तो ये दोनों व्यक्ति वो होते हैं जो अपने पास्ट को कैरी कर रहे हैं। दैट इज थर्ड काइंड ऑफ प्रेस, जिसमें से अब हम तीनों प्रेस को अगर देखें तो सिर्फ जो एट्रीब्यूशन होता है किसी का, वो बेहतर प्रेस माना जाता है। बाकी जो दोनों हैं, इनसे थोड़ा सा बच के चला करें। और ये कहानियों में बहुत आसानी से दिखता है, क्योंकि जब हम नीड क्रिएट करते हैं
तो वो नीड तो हमको समझ में आ जाती, क्योंकि कहानी बनाना है तो पहले 2 पार्ट तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। मगर यहां आकर के बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि उस काम की आखिर जरूरत क्या थी उनको। और जरूरत के लिए फिर क्या होता है कि हम जब किसी के साथ कोई मदद करने वाली बात आती है, किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, तो देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपने लिए ही जीते हैं सिर्फ, है ना, उनका हर काम सिर्फ अपने ऊपर ही अप्लाई होता है, उनकी अपनी लाइफ, उनकी अपनी सक्सेस, उनके अपने अचीवमेंट्स, वो हर चीज अपने आप के इर्द गिर्द ही रखते हैं, खुद से, मेरे मैं से बाहर नहीं निकल रहा हूं मैं। दूसरा वो कैटेगरी आती है जो अपने मैं से बाहर निकला मगर अपनों में फंस गया। अब उनके लिए जरूरतें क्या हैं? अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना गांव, है ना। ये जो इमीडिएट डायरेक्टली अटैच्ड पर्सन टू द हीरो। अब हीरो ने अपने लिए कुछ नहीं किया, मगर जिनके लिए किया वो सब उससे डायरेक्टली अटैच थे। और तीसरी एक कैटेगरी आती है जो इसके बाहर कुछ सोच सकता है, जिसकी जरूरतें ये नहीं है कि मैं अपने लिए काम करूंगा, अपनों के लिए काम करूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा, और शायद मैं उनको नहीं भी जानता हूं जो मेरे से डायरेक्टली अटैच नहीं है, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट देम, मैं उनके लिए भी काम कर सकता हूं। अब इसको देखो ऐसे समझते हैं कि ये जो सर्कल है एक, ये आप है, और इसके बाहर मैंने एक सर्कल बना दिया और फिर एक सर्कल बना दिया। ये जो शेडेड पार्ट है ये मैं हूं। ये जो पहला सर्कल है ये डायरेक्टली अटैच्ड पर्सन और प्लेस टू मी, ये मेरा परिवार, मेरा गांव है। और ये उसके बाहर एक और जो लोग हैं समाज में जिनके लिए मैं काम कर सकता था, लेकिन मैं अपने इस घेरे से बाहर आ ही नहीं पाया। कुछ लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। जो इसके बाहर आ पाएगा और उसके बाहर की सोच रखता है, वो एक विकसित और स्वस्थ मानसिकता को दर्शाता है। तो ये है आपका प्रेस ऑफ नीड का इंपॉर्टेंस। ठीक, अब इसके बाद आता है स्कोरिंग ऑफ थीम। आपने थीम कैसे चुनी है? आपके पास आइडियाज कैसे आते हैं? क्या आप कहानियों में लो लेवल आइडिया के साथ चलते हैं? क्या बहुत सिंपल आइडिया रखते हैं? क्या आप क्रिएटिव आइडिया, आपके विचारों में कुछ नयापन होता है? क्या आपके पास ऑब्वियस आइडियाज ज्यादा होते हैं? मतलब वो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फौज में आते हैं तो हर एक चीज फौज के इर्द गिर्द वो जुनून दिखाना चाहते हैं, हर कहानी फौज, हर बात फौज, तो वो फौज के उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, तो वो ऑब्वियस आइडियाज हो जाते हैं। या विशफुल आइडियाज, वेग आइडियाज, कुछ भी, जरूरत कहीं जा रही है, कारण कहीं जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक फ्लो नहीं, कोई एक कनेक्टिविटी नहीं, करना बहुत कुछ बड़ा बड़ा चाहते हैं, बट बुनियाद मतलब लॉजिक है नहीं उसके पीछे। तो ज्यादातर लोग लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पाते हैं अपनी थीम को। यहां पर आप अगर क्रिएटिव हैं, आपकी सोच में नयापन है, यह बेहतर तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ लॉजिकली कन्विंस भी कर पाएं। लॉजिक का होना बहुत जरूरी है, आप उसको इंटररिलेट या कोरिलेट कर पाएं। लास्ट इज स्कोरिंग फॉर कंक्लूजन। अब ये क्या है कि आपकी कहानी का अंत कैसा, लास्ट में पाया क्या आपने। अब देखो, कहानी लिखते समय बहुत सारे लोग ऐसा बता देते हैं कि अवार्ड सीकिंग स्टोरीज ना लिखा करें। तो ये एक नियम बना लिया लोगों ने कि अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हीरो अवार्ड डिजर्व करता है, मान लीजिए वो कोई कंपटीशन में, स्पोर्ट्स कंपटीशन में जा रहे हैं और वो फर्स्ट आते हैं, तो ही डिजर्व्स अ मेडल ओवर देयर, ही डिजर्व्स अ प्राइज ओवर देयर, वहां आप दिलाइए। लेकिन अब इसको एक साधारण तरीके से समझ लेते हैं, दूसरे तरीके से। मान लीजिए विक्रांत आपका मेन हीरो है। विक्रांत खेलो इंडिया प्रोग्राम में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्विमर है। वो अगर खेलो इंडिया प्रोग्राम में जा रहे हैं और वो स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं, तो भाई वो गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, वहां मिलेगा उनको। लेकिन अब मान लीजिए कि विक्रांत
अपने गांव लौट रहे हैं और गांव के बाहर एक नहर बहती है। उस नहर में 2-4 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे का पैर फिसल गया और वो डूब रहा है। विक्रांत अच्छा स्विमिंग कर सकते हैं, तो यहां बचाने के लिए क्या गोल्ड मेडल की जरूरत है उनको? शायद वो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन वो अपने पूरी स्किल्स को वहां दिखाते हैं। क्यों? वो वहां पर गोल्ड मेडल से ज्यादा क्या था उनके लिए? वो जो 2-4 लोग उनके आसपास खड़े थे, उन्होंने उनकी सिर्फ प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा, आपके कारण ये बच्चा बच गया आज। ये प्रशंसा उस गोल्ड मेडल से बहुत ऊपर थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि विक्रांत शायद गांव जा रहा हो, उस नहर में कोई बच्चा अकेला कोई काम करने के लिए गया हो, पानी भरने के लिए या अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, उसका पैर फिसल गया। अब देखो, आसपास कोई उपलब्ध नहीं है उनकी प्रशंसा करने के लिए। यहां क्या होगा? क्या विक्रांत दौड़ करके गांव जाएगा और गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा करेगा कि नहीं भाई, गोल्ड मेडल तो मिल नहीं रहा, कम से कम कुछ लोग प्रशंसा करने के लिए खड़े रहो, तब मैं बचाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पर विक्रांत का जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, उसके काम का कोई गवाह नहीं है, मगर जो उनकी अंतरात्मा से जो संतुष्टि मिली उनको, वो उस प्रशंसा से, वो एप्रिसिएशन से और उस गोल्ड मेडल से बहुत ऊपर होती है। तो ये एक गलत धारणा मत दिमाग में बिठाइए कि अवार्ड सीकिंग लिखना है, नहीं लिखना है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपने कंक्लूजन में जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो आउटकम निकलता है आपकी कहानी का, उसमें देखिए हर आउटकम का, हर कंक्लूजन का कुछ प्रभाव पड़ता है। मैंने कोई काम किया, इस काम का कोई ना कोई प्रभाव तो होगा। अब उस प्रभाव में मुझे 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, जो काम मैंने किया है उस काम का फायदा किस रेंज में हो रहा है। क्या इसका फायदा सिर्फ मुझे हुआ, या मैंने कोई काम किया और उसका फायदा एक लंबे रेंज में हुआ, दूर तक मेरी बात गई है, दूर तक लोगों को फायदा हुआ इसका। दूसरा, ड्यूरेशन, कि जब आप कंक्लूड कर रहे हैं, कोई आउटकम निकला, तो उसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है। क्या मैंने कोई काम किया जिसका फायदा हुआ लेकिन अभी अभी उसका प्रभाव खत्म हो गया, या मैंने कोई ऐसा काम किया जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। दैट शोज माई फार साइटेडनेस। तो मेरा रेंज और ड्यूरेशन आउटकम का दोनों दिखना चाहिए। यह है स्कोरिंग ऑफ कंक्लूजन, कि आपने कहानी को खत्म कैसे किया, उसका लास्ट में अंत कैसे होता है। अब एक चीज और देखिएगा आप, कि जब आप ये कहानी लिख रहे हो तो कभी भी जो सिलेक्शन ओरिएंटेड कहानियां लिखते हैं उनको थोड़ा सा कम करें। अपने में जो बार बार सिलेक्शन ढूंढते हैं, सिलेक्शन क्या है, ये आपके एंजाइटी, इस प्रेस को दिखाता है। तो ज्यादा सिलेक्शन की कहानियां ना लिखा करें, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, कहानी लिखना आसान हो गया होगा आपके लिए। और ज़्यादा लंबी कहानी ना लिखा करें, 10 से 15 लाइन, भाषा अच्छी रखा करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करें कहानी में। ज़रूरत पड़ती है तो आप प्रोवर्ब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप कम शब्दों में अपनी बात को सही ढंग से, प्रभावी ढंग से कह सकें। तो चलो अब देखो, ज़रूरी क्या है कि 4-4 एंट्रीज, TS 10+2 आर्मी, नेवी बीटेक, ACC एंट्री, SCO एंट्री। अब ये 4-4 एंट्रीज आपके सामने हैं, डेट सबकी आ गई है, रिपोर्टिंग सबकी शुरू होने जा रही है। तो अब टाइम है नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर अभी भी हम इंतज़ार करते रहेंगे बैठ करके, तो फिर अचानक रातों रात बदलाव तो होने वाला नहीं है। बेस्ट थिंग इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम दिस मोमेंट। और मुझे लगता है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां मैं हूं आपके साथ, कर्नल पंकज मल्होत्रा हैं आपके साथ। एक नया एनवायरनमेंट, फुली प्रिपेयर्ड GTO ग्राउंड, जहां मैं खड़ा हूं, मैं शीशे के बाहर वो GTO ग्राउंड देख रहा हूं। ठीक है, तो इतनी नज़दीक में सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो आप बेहतर प्रैक्टिस कर लेंगे, और वो इंडिविजुअल गाइडेंस वो तो हमेशा बना रहता है। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।